कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। और जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं वो हाथरस की है। हाथरस में शॉर्ट सर्किट के चलते मोबाइल की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में मोबाइल और दूसरी एसेसरीज जलकर खाक हो गई हैं। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो आगरा की है। आगरा में इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने की दुकान में आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना फौरन दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस आग में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। और चलिए अब आपको देश की कोरोना रिपोर्ट बताते हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1,20,529 केस आए हैं। देश में 24 घंटे में 3,380 लोगों की जान चली गई है। बीते 24 घंटे के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 1,20,529 नए केस आए हैं और इन्हीं 24 घंटों में 3,380 लोगों की मौत हो गई है। तो कोरोना के केसेस लगातार घट रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो मौत का आंकड़ा है वो चिंता बढ़ाने वाला है। 3,380 लोगों की जान चली गई है बीते 24 घंटे में। यूपी में लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं। आज से वीकेंड कोरोना कर्फ्यू शुरू हो गया है। कोरोना कर्फ्यू का पालन जरूर करें। घरों से निकलते वक्त मास्क और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। यूपी में लोग कोरोना कर्फ्यू का कितना पालन कर रहे हैं, जानने के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग शहरों से। हम सीधा उनके पास चलेंगे, लेकिन फिलहाल आज से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है। लिहाजा इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें। प्रशासन की तरफ से भी लोगों से अपील की गई है, लोगों को जागरूक किया गया है कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। केसेस कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन फिलहाल ज़रूरी है कि अभी कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाए। बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकला जाए। इस दौरान कोशिश ये की जाएगी कि तमाम इलाकों को सैनिटाइज किया जाए, जैसा कि बीते हफ्तों में हमने देखा है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान ये कोशिश की जाती है कि सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके, अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाया जा सके, लोगों को वैक्सीन के बारे में, कोविड प्रोटोकॉल के बारे में जागरूक किया जा सके। यूपी के शहर और गाँव का जो हाल है उसकी ग्राउंड जीरो से पड़ताल भी हम आपके सामने रखने वाले हैं कि कहाँ पर कितने केस कम हुए हैं, कितना कोविड कर्फ्यू का पालन हो रहा है और कहाँ पर लोगों की तरफ से लापरवाही भी बरती जा रही है। और अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से अनामिका हमारे साथ हैं, गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ हैं, नोएडा से अमित सिंह हमारे साथ हैं, बरेली से हरीश हैं हमारे साथ और बुलंदशहर से प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अनामिका, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। राजधानी लखनऊ में किस तरह की तस्वीर देख पा रही हैं इस वीकेंड कर्फ्यू के दौरान? देखिए, जो तस्वीरें हैं कम से कम वाकई परेशान करने वाली है वो, क्योंकि लखनऊ उन अभी ज़िलों की श्रेणी में नहीं आया है जहां पर 600 से भी कम केस हो। ये बात और है कि लखनऊ की तुलना बाकी ज़िलों से करना आबादी के मामले में ही ठीक नहीं होगा। लखनऊ की आबादी बाकी ज़िलों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लखनऊ उन ज़िलों की श्रेणी में नहीं आया है। 600 से ज़्यादा केस आ रहे हैं लखनऊ में, सक्रिय केसेस हैं लखनऊ में, लेकिन बावजूद इसकी जो तस्वीरें हैं सड़कों पर वो परेशान करने वाली हैं, क्योंकि आंशिक कर्फ्यू का कोई खास असर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए कि सड़क की तस्वीर है जहाँ पर आपको आंशिक कर्फ्यू के दौरान सन्नाटा दिखाई देना चाहिए था, वहां पे ट्रैफिक जाम की स्थिति है। तो कम से कम लोगों को यह समझना होगा कि जो कोरोना का ग्राफ गिर रहा है वो सिर्फ इसलिए गिर रहा था क्योंकि आंशिक कर्फ्यू का लोगों ने पालन किया। हालांकि लखनऊ में वो तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। लखनऊ में धीरे धीरे चीजें खुल भी रही हैं, ओपन हो रही हैं। जिस तरीके से केसेस कम हो रहे हैं वैसे वैसे दफ्तरों में भी आवाजाही लोगों की शुरू हो गई है, और यही वजह है कि अब लोगों की लापरवाही सड़कों पर दिखाई देने लगी है। सड़क के कई मुख्य चौराहे ऐसे हैं जहां पर पिछले दिनों सन्नाटा दिखाई दे रहा था या इक्का दुक्का गाड़ी गुजर रही थी, वहां पर ट्रैफिक जाम के हालात और पुलिस को वहां पे कंट्रोल करना पड़ रहा है। यानी लोगों को ये लग रहा है कि चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, ये लोगों को समझना होगा। अब तक अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 75 में से 65 जिले यूपी में ऐसे हो चुके हैं जहां पर 600 से भी कम सक्रिय केसेस हैं और वहां पर आंशिक कर्फ्यू में छूट दी जा रही है।
65 जिलों के बाद 10 जिले बाकी बचे हुए ऐसे हैं, जिसमें लखनऊ है, गोरखपुर है, सहारनपुर है, मेरठ है। ये वो जिले हैं जहां पे अभी भी सक्रिय केसेस की संख्या ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा एहतियात बरतने की भी जरूरत है। बहरहाल वो लखनऊ में कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है अमित, और यहाँ पर लोगों की लापरवाही लेते हैं अनामिका, वहां से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरह की तस्वीर लखनऊ से आ रही है, जो लापरवाही वहां पर बरती जा रही है, अनामिका जिस बात का जिक्र कर रही हैं, क्या वही सब कुछ गाजियाबाद में भी देखने को मिल रहा है, या फिर यहाँ पर लोग गंभीर हैं अभी कोविड कर्फ्यू को लेकर? देखिए, अभी आपको बताना चाहूंगा, कमोवेश यही हालात जैसे कि लखनऊ में नामिका ने बताया, सेम यही हालात गाजियाबाद के भी हैं। लोग बेवजह ही घर से निकल रहे हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी, तो बीते 24 घंटों के अंदर महज 26 नए केसेस आए हैं, और जो एक्टिव मरीज हैं वो भी महज 677 रह गए हैं। तो ऐसे में इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं, जो 10 जिले बचे हुए थे जिनमें कि कर्फ्यू लगाया हो गया था, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, तो आगामी सोमवार यानी 7 तारीख को यहाँ पर भी ऐसे हालात बन जाएंगे, यहाँ पे कर्फ्यू नहीं रहेगा, और सिर्फ जो आंशिक रूप से जो कर्फ्यू रहेगा सैटरडे और संडे वाला, सिर्फ वही रहेगा। लेकिन जो लोगों की नासमझी है वो अभी भी लगातार जारी है। बेवजह ही लोग बाग घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुबह के समय सब्जी की मंडी खोलने की बात कही जाती है, जो ग्रोसरी की दुकानें हैं वो खोलने की बात कही जाती है, लोगों को पता है कि रोजाना दुकानें खुलनी है, बावजूद उसके लगातार वहां पर भीड़ लगाते हैं, बेवजह घर से निकलते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है इस बाबत, तो उनके पास एक से एक बढ़कर बहाने भी होते हैं। लेकिन गनीमत वाली बात यह है अमित, की इस दौरान गाजियाबाद के जो केस लगातार बढ़ रहे थे, जिनकी लगातार जो स्थिति आ रही थी 1000 से 1500 के बीच में आ रहे थे, वो केस अब महज घटकर 26 पर पहुंच गए हैं। ये अपने आप में एक सुकून देने वाली बात है, और यही कारण भी है, कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि आगामी 7 तारीख यानी कि सोमवार को जो कर्फ्यू यहाँ लगा हुआ है वो पूर्णतः हटा भी दिया जाएगा। अमित, ठीक है। ग्रेटर नोएडा से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर वो जिला है जिसे अभी भी कोरोना कर्फ्यू के तहत रखा गया है। यहाँ पर अभी भी 500 से ज़्यादा एक्टिव केस थे, लिहाजा 600 से ज़्यादा एक्टिव केस थे, इस वजह से इसको भी उसी के दायरे में रखा गया। यहाँ पर लोग पालन कर रहे हैं, या फिर जैसा अनामिका बता रही हैं, अमित बता रहे हैं कि लापरवाही बरत रहे हैं लोग, अब उनको लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया, वो ढिलाई बरत रहे हैं, वैसा कुछ यहाँ पर भी हो रहा है? देखिए अमित, आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर अभी एक्टिव केस 665 है। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज शाम तक 3 बजे की जो रिपोर्ट आएगी उसके चलते 600 से नीचे हटके गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा। तो अपने आप ही जो शासनादेश है उसके तहत गौतम बुद्ध नगर में भी जो कोरोना कर्फ्यू है वो भी खत्म हो जाएगा। साथ आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में इंडस्ट्री और निर्माण कार्य पर पहले से ही छूट थी, तो गौतम बुद्ध नगर में बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिसके चलते लगातार सड़कों पर भीड़ देखने को मिल सकती है। चूँकि कंपनियाँ शासन द्वारा यह कहा गया था कि जो कंपनियाँ हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा, उद्योगों को बंद नहीं किया जाएगा, उनमें जो मजदूर हैं काम करने वाले वो काम करते रहेंगे, कामगार काम करते रहेंगे। तो लगातार इस चीज़ को लेकर जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। वहीं बाजारों की बात करें तो बाजार भी उम्मीद है कि सोमवार से खुल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का जो ग्राफ था वो धीरे धीरे घटा है गौतम बुद्ध नगर में, तो उससे उम्मीद है कि सोमवार में बाजार भी खुल जाएंगे सुबह से 7 बजे से लेकर शाम तक। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात यही है कि जो निर्माण कार्य है और औद्योगिक इकाई चल रही थी उसके चलते सड़कों पर सिर्फ थोड़ी भीड़ दिखाई दे सकती है, लेकिन लोग काफ़ी गौतम बुद्ध नगर में सहज हैं, और जो कोरोना जो कर्फ्यू है उसका लगातार पालन कर रहे हैं। पुलिस भी लगातार पालन करा रही है, जगह जगह सैनिटाइजेशन का काम भी हो रहा है। तमाम जो सोसाइटियाँ हैं उनके अंदर भी जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो भी लगातार कोरोना का जो नियमों का पालन कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर में आने वाले समय में जो कोरोना का जो ग्राफ है वो तेजी से घटेगा, और जल्दी ही कोरोना पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। हरीश, बरेली की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? पिछले 24 घंटे में सिर्फ 12 पॉजिटिव केस यहाँ पर मिले हैं, और वर्तमान में जो एक्टिव केसों की संख्या है वो लगभग 600 के आसपास है। हालांकि जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू की बात की जा रही है, तो बरेली में भी वीकेंड कर्फ्यू के बाद अब जो सोमवार का दिन होगा उस समय लगभग पब्लिक को राहत मिलेगी, और बाजार लगभग एक नए समय के साथ खुल पाएंगे। हालांकि बाजार का खुलने का समय क्या रहेगा, इसको लेकर डीएम अपनी टीम के साथ चर्चा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी उस टीम में शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ रहा था और 1000 और 1500 के लगभग जो संख्या आ रही थी वो लगभग 10 से 12 पर सिमट गई है, और पिछले 24 घंटे में 12 पॉजिटिव केस आए हैं। दूसरा अमित, यह भी बताना जरूरी है कि अभी जिस तरीके से हल्की ढील प्रशासन ने दी है उससे लोग बेपरवाह हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं, और सड़कों पे भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। तो निश्चित तौर पर अभी जो कोरोना कर्फ्यू है और जो वीकेंड कर्फ्यू रहेगा उसको लेकर गंभीरता बरतने की जरूरत है भी आम जनता को। अगर गंभीरता थोड़ी भी हल्की हुई तो निश्चित तौर पर फिर इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक पूरे देश से कोरोना को जो है हम पूरी तरह से मात नहीं दे पाए हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकारी मशीनरी काम कर रही है उससे निश्चित तौर पर जल्दी उम्मीद है कि जल्द हम कोरोना को हरा पाएंगे। ठीक है। प्रशांत, बुलंदशहर से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? बिल्कुल अमित, देखिए यहाँ जब से लॉकडाउन थोड़ा सा खुला है उसके बाद से
थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा निकलने लगी है, लेकिन जिला अधिकारी रविंद्र कुमार का साफ तौर पे कहना है कि किसी भी हालत में कोरोना को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और लगातार चैन तोड़ने के लिए पुलिस लगातार सड़कों पे उतरी हुई है और जो लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है लगातार। और जिस तरीके से जो मार्केट है वो भी पूरी तरीके से अभी बंद है और पूरी तरीके से मार्केट भी नहीं खुला है। जो जरूरत की दुकानें हैं अमित वही खुल रही हैं और जो लोग जरूरतमंद हैं वही अपने घरों से निकल पा रहे हैं। हालांकि अभी पूरा मार्केट नहीं खोला गया है और साफ तौर पे जिला प्रशासन ने मना कर दिया है कि जब तक जो एक कोरोना की चैन नहीं तोड़ दी जाएगी जब तक ये मार्केट नहीं खोला जाएगा। ठीक है प्रशांत, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। जौनपुर जेल में बवाल मामले में अपडेट सामने आया है। कड़ी सुरक्षा में मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो चुकी है। बंदियों से मजिस्ट्रेट इस वक्त बयान ले रहे हैं। जेल में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। कल कैदी की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ था। बवालियों और बंदियों की बैरक में मजिस्ट्रेट इस वक्त बयान दर्ज करवा रहे हैं। जेल में समस्या, बवाल, लापरवाही की भी जांच पड़ताल की जा रही है। जेल में एसपी सिटी समेत भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। देर रात तक डीएम मनीष कुमार, एसपी राजकरण जेल में शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हुए नजर आए और आज इसकी जांच शुरू हो चुकी है। मजिस्ट्रेट पहुंचे हैं जो कि बंदियों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे उनका बयान दर्ज करवा रहे हैं। साथ ही साथ जांच पड़ताल इस बात को लेकर भी की जा रही है कि जेल में क्या क्या समस्याएं हैं, बवाल किस वजह से हुआ, क्या लापरवाही वहां पर बरती गई। इन तमाम बिंदुओं पर इस वक्त मजिस्ट्रेट की जांच आगे बढ़ रही है। इन सब के बीच जेल की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। जेल में एसपी सिटी समेत भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण बना रहे। लेकिन कल देर रात तक डीएम मनीष कुमार और एसपी राजकरण खुद जेल में मौजूद थे। शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों जौनपुर जेल में बवाल हुआ। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। जिला जेल में बंद एक कैदी की मौत से गुस्साए कैदियों ने जमकर बवाल काटा। कैदियों ने जेल के अंदर तोड़-फोड़ और पथराव के साथ जेल अस्पताल में आग लगा दी। स्थिति पर काबू पाने को जेल प्रशासन ने भारी पुलिस और पीएससी फोर्स मौके पर बुलाई। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कैदियों के पथराव में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कई सिपाहियों को हल्की चोटें आईं। कैदियों का ये हंगामा कई घंटों तक जारी रहा। हालात तब काबू हुए जब वाराणसी जोन के कमिश्नर और आईजी ने मौके पर जाकर कैदियों के साथ बातचीत की और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इस पे जांच हो जाने दीजिए और दोष के अनुपात में उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और जैसा आईजी साहब ने बताया, इसमें दोनों पहलुओं पे जांच होगी। एक तो जो भी चिकित्सीय जो भी कोई अगर लापरवाही रही है उसकी भी जांच होगी और उसके साथ साथ जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद उसकी भी जांच होगी और जो भी दोषी है उसमें दोनों प्रकरणों में उन पर कार्रवाई। उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी बागीश मिश्रा की मौत की खबर सुबह जैसे ही जेल में बंद दूसरे कैदियों को मिली, वो दोपहर तक एकजुट हो गए और जेल अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कैदियों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही से बागीश की मौत हुई। वहीं जेल प्रशासन का तर्क है कि रात को तबीयत बिगड़ने पर बागीश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने सुबह दम तोड़ दिया। मुझे और कमिश्नर साहब को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि जौनपुर जेल में जो है कुछ मुलजिम जो है जो कैदी हैं वो पथराव कर रहे हैं और जो है बवाल कर रहे हैं। इस सूचना पे मैं और कमिश्नर साहब आया, उनसे बात करने का प्रयास किया। उसमें से दो गुट के लोग थे और जो है लीडरलेस क्राउड था। ये बात करने में थोड़ी देर हुई और उनको समझाने में थोड़ा गलत हुआ और जो है अब जो है मौके पे पूर्णतः शांति है। पूरे मामले में जौनपुर का जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है। कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कैदी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद माना जा रहा है कि जेल के कई अफसरों पर कार्रवाई की गाज गिरेगी।
न्यूज 18 के लिए जौनपुर से मनोज कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सीएम योगी के जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम योगी ने लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। आपके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की ट्वीट के जरिए बधाई दी है। ओजस्वी वक्ता व कर्मठ व्यक्तित्व के धनी एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपको जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हों और सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। सुशासन और विकास के पर्याय उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ईश्वर आपको दीर्घायु करें। प्रदेश आपके नेतृत्व में प्रगति के नए आयाम छुए।